नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर उनके छाया चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से समान नागरिक संहिता पर चर्चा की है। वहीं मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद आंचलिक विज्ञान केंद्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अंतरिक्ष अन्वेषण दरगाह का उद्घाटन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अनेक वरिष्ठ नेता और जोशी परिवार के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सभी ने उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का एक आदर्श व्यक्तित्व बताते हुए उनके सार्वजनिक जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उपस्थित नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय कैलाश जोशी ने अपने राजनीतिक जीवन में सादगी, ईमानदारी और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने प्रदेश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली ने राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की नई मिसाल कायम की है। जो हमारे आदर्श हैं, पूज्य जोशी बाबा की जयंती पर उनके चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। आज हम सभी लोग राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय कैलाश जोशी जी को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कैलाश जोशी जी उस पर अपवाद हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए उनको संत की उपमा प्रदान की गई। वो शुचिता और ईमानदारी के पक्षधर थे और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए नैतिकता के पक्षधर थे, और इसलिए राजनीतिक दलों ने भी उनको अजात शत्रु की संज्ञा दी। कैलाश जोशी जी सामान्य परिवार के व्यक्ति थे और उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। वे आरंभ में नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, विधानसभा के 8 बार सदस्य रहे, पार्टी में जनसंघ को, जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। वो लोकसभा और राज्यसभा में भी रहकर अपने दायित्व का उन्होंने निर्वाह किया। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी और राज्य के नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनका कृतित्व और व्यक्तित्व निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा प्रदान करता है। आज वो हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन और उनकी साहबगोई जीवन यात्रा हम सबको प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से, विधानसभा की ओर से और सभी शुभचिंतकों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हमारे अपने वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्रालय का काम संभाल चुके ऐसे कुशल संगठनकर्ता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती है। कैलाश जी प्रारंभ से संघ के स्वयंसेवक, बाद में 62 से लगातार बागली विधानसभा से विधायक और हमारे
प्रदेश के अध्यक्ष और कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। हम अपने बीच के ऐसे कुशल संगठनकर्ता को सदैव स्मरण में रखेंगे। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस माध्यम से पुनः बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे अपने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ऐसे उत्तरदायित्व पूर्ण मध्य प्रदेश के सभी हस्तियों को उनकी जयंती के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, हमारे उनके सुपुत्र श्री दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री और सभी लोग हम उनको स्मरण करते हैं। हम कामना करते हैं माननीय कैलाश जी ने जो मार्ग दिखाया है, हम सब परमात्मा की कृपा से उस मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार के माध्यम से जनता की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाएँ। यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी पे क्या करना चाहती है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नज़र से देखती है। आज मैं रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया बताता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि एमपी टेक ग्रोथ 40,000 करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इससे 34,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर खुलेंगे। एमपी में एआई डेटा सेंटर स्थापित होगा, जो 28,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। सरकार ने फैसला किया है कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये युवा वर्ष एमपी के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा, जिसके लिए सभी मंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं। कैबिनेट ने एमएसपी दर पर खरीदी जा रही मूंग और उड़द की खरीदी पर लोन की गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था बदल दी गई। अब टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें, हर सवाल का जवाब दे, ताकि जनता तक ये संदेश जाए कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के ऊपर जो दल गठित किया गया था, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है और पूरे प्रदेश से जो भी इसके स्टेक होल्डर या जिनके हित प्रभावित होते हैं, उन सब लोगों से चर्चा के उपरांत वो अन्य राज्यों के जो अभी तक के कानून बने हैं, वो अभी तक के जो अनुभव रहे हैं, उनके हिसाब से एक रिपोर्ट बना करके दी है। और मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है कि यह बिल इस विधानसभा के अंदर लाया जाए और मध्य प्रदेश में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस हेतु मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इस बार की अगली कैबिनेट 18 जुलाई को भोपाल जिले में जगदीशपुर, जो पूर्व में इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था, जगदीशपुर के अंदर विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर समान नागरिक संहिता के मसौदे को कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी और उसके बाद इसे विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। क्योंकि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है
मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित भी किया है कि जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का उचित जवाब इस फोरम से हमारे साथियों को प्राप्त हो, जनता के बीच संदेश भी जाए कि मध्य प्रदेश की यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है और जो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। इसी के साथ एक बड़ी उपलब्धि पिछले दिनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम को प्राप्त हुई है। लॉर्ड्स के मैदान पर जो 142 साल पुराना, जिसको लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट वहाँ पर जीता है। जबकि अगर इंडियन क्रिकेट टीम का हम देखें तो लॉर्ड्स के मैदान पर 52 साल खेलने के बाद वो जीत पाए थे, परंतु भारतीय महिला टीम ने वहाँ पर पहला टेस्ट मैच जीत करके इतिहास रचा है। उस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश की भूमिका। इसकी जो हमारी खिलाड़ी क्रांति गौड़ जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती है का जो प्रदर्शन रहा वो बड़ा सराहनीय रहा, तो इसलिए इसमें मध्य प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है। तो यह एक खेल के जगत में हमें प्रेरणा देने को और मध्य प्रदेश के नए खिलाड़ियों को उभरने के अंदर एक प्रेरणा का कारण बनेगा। एमपी टेक ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मध्य प्रदेश आगे बढ़े और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी भूमिका एक महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है यह प्रदेश के विकास को तो प्रभावित करता है, परंतु साथ में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी लाता है। एमपी टेक ग्रोथ में 40,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों के ऊपर चर्चा हुई है, कई प्रस्ताव मंजूर भी हुए हैं और उसमें 34,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस राशि का निवेश गुजरात के बाद में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर के विभिन्न कार्य आते हैं, और उसी के अंदर एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वह प्रस्ताव है एआई डाटा सेंटर। मध्य प्रदेश में एआई डाटा सेंटर 18,000 करोड़ की लागत से स्थापित होगा और यह डाटा सेंटर से हम लोग देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर आएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर इसके अंदर आएगा। इसमें सेमीकंडक्टर के विशेष सत्र में 10 प्रतिष्ठित संस्थाओं ने हमारे यहाँ पर इसमें रुचि बताई है, तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे को प्राप्त हुई है। इसी के साथ पिछले दिनों इंदौर में यूथ कॉन्क्लेव हुआ, माय यूथ माय प्राइड, मेरा युवा मेरा गौरव। उसमें युवाओं को डिजिटल कंटेंट के जो क्रिएटर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं उन सबको एकत्र किया गया था। पूरे इंदौर संभाग के क्षेत्र के सभी इन्फ्लुएंसर व क्रिएटर एकत्र हुए थे और उनको डिजिटल कंटेंट अवार्ड प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 2027 को हम युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे। 2025 को हमने उद्योग वर्ष के रूप में, उद्योग और रोजगार के रूप में मनाया। 2026 को अभी हम कृषि वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जिसमें कृषि से जुड़े विभिन्न आयामों का काम हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है कि 2027 का जो युवा वर्ष हम मनाएं, यह युवा वर्ष मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के अवसर लेकर के आए और इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है, वह सामान्य जन से भी आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी सुझाव हो कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वे सारे सुझाव हमें नवंबर-दिसंबर तक प्राप्त हों और उसके हिसाब से हम लोग आगे इसको एक युवा वर्ष को एक सकारात्मक पहल के रूप में आगे ला सकें। वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है।
इसमें पौधारोपण का कार्य बड़ी गति से, जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री की मंशा भी है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधा वृक्षारोपण हमारे यहाँ पर हो। और उसी क्रम में कल 2 रोज पहले इंदौर के अंदर 1 लाख पौधों का एक साथ में वृक्षारोपण किया गया, तो 21 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से वह पौधारोपण के जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं उनको आगे बढ़ाने का एक विषय लिया गया है। तथा नगरीय प्रशासन विभाग को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, वह उपलब्धि है ई गवर्नेंस का पुरस्कार। रजत पदक साइबर सुरक्षा के अंदर नगरीय विकास को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 26 के तहत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह सारे महत्वपूर्ण विषय मुख्यमंत्री जी ने सबके बीच में रखे। इसके बाद कैबिनेट के प्रस्ताव में 3-4 प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण थे, कुछ निरंतरता के प्रस्ताव हैं। एक सिंचाई परियोजना का निरंतरता का है, वित्त की निरंतरता का है वह, और उसी के साथ जीएसटी के अंदर 2 परिवर्तन किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा प्राप्त हुई थी और उसमें ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि जो अपील का अधिकारी है वह जो निर्णय देता है, तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए या कोई आवश्यकता हो या किसी को लगता है तो एक अपीली बोर्ड बनाया जाएगा और उसी में अपील भी हो सकेगी, क्योंकि यह एक तकनीकी सुगमता का कार्य है। और उसी के साथ में वर्तमान में जो क्रेडिट दी जाती थी वे जीएसटी के अंदर, यह भी एक तकनीकी मुद्दा था। क्रेडिट दी जाती थी परंतु उसमें पूर्व का एग्रीमेंट वो कई चीज़ें मांगी जाती थी, अभी उसका सरलीकरण किया गया है। और जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के अंदर जो इनपुट क्रेडिट लगता है उसका 90% तक राशि हमारे उद्यमियों को जल्द से जल्द प्राप्त होगी। तो यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए उनकी तरलता या उनकी लिक्विडिटी बढ़ाने में बड़ा सहयोगी रहेगा। ऐसे 2 अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर किए गए हैं। इसी के साथ में मूंग व उड़द के जो समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार खरीदी कर रही है, इसके लिए जो बैंकों से लोन लिया गया है उसकी गारंटी दी गई है, उसकी गारंटी को निरंतरता दी गई है, क्योंकि अगले भी समय में हम लोग किसानों से निरंतर फसलों का उनका उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार हमारी ये सारी कार्य योजनाएं चलती रहेगी। वह एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है वह है महिला बाल विकास के संदर्भ में। आंगनवाड़ियों के अंदर जो 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को वह उनको टेक होम राशन प्रदान किया जाता था, और यह टेक होम राशन आजीविका मिशन के माध्यम से 5-6 संयंत्रों से बनता था। और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि टेक होम राशन को वहाँ से आजीविका मिशन से हटा करके यह कार्य महिला बाल विकास स्वयं करेगा। और जो अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी के अंदर 3 साल से 6 साल के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है, वे सारे पूरे प्रदेश के अंदर सारे स्व सहायता समूह इसको कार्य को कर रहे हैं और जो अच्छे सफलतापूर्वक संचालित भी है, उन्हीं समूह को तत्काल यह काम दिया जाएगा और वे इसका जो मिश्रण बनता है टेक होम राशन का वह सप्लाई करके और सारे बच्चों को इसमें प्राप्त होगा। इसमें क्योंकि गुणवत्ता की व वित्तीय मुद्दे के अलावा इनकी गुणवत्ता और डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिंदु लगातार शिकायतें आ रही थी, तो उसको सुधारने के लिए अब यह के अंतर्गत वो इसकी अगली योजना भी इसके लिए तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और युवा पीढ़ी को इस लत से बचाने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की सुरक्षा और चुनौतियों पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि राज्य के अंदर और सीमाओं पर पहले बहुत चुनौतियां थी,
नक्सलवादियों के कारण कई बार कार्रवाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सरकार ने लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बदलते दौर के खतरों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज समाज में केवल एक प्रकार का नशा नहीं बल्कि कई प्रकार के सिंथेटिक और खतरनाक नशे आ चुके हैं। इनसे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से भी लगातार तालमेल कर रही है। सीएम ने याद दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2029 तक देश से नशे को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है और मध्य प्रदेश इस संकल्प को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। नशे से दूरी है जरूरी, इसके दूसरे अभियान के अंतर्गत मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान कुशवाहा जी, एसीएस श्रीमान अनुपम राजन जी, एसीएस संजय शुक्ला जी, हमारे मंच पर विराजमान स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव जी, एडीजी नारकोटिक्स श्री श्रीनिवास वर्मा जी, पीएस श्रीमती सोनाली जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से आए हुए आगंतुक अतिथिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, इस सामाजिक क्षेत्र के पवित्र उद्देश्य से लगी हुई सभी संस्था, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव, स्कान इत्यादि संस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आज तो सच में ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये दूसरे अभियान के शुभारंभ है, जिसके कारण से जिस किसी काम से एक विशेषकर मन को आनंद मिले, ऐसे बहुत सारे काम रात दिन तो वैसे रूटीन में होते हैं, लेकिन जिनने हमारी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को अंदर से जागृत करने का जिस अभियान ने प्रयास किया, उसमें आज की आवश्यकता के लिए सबसे बड़ा अभियान है। मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहूँगा। इस अभियान के कारण से हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुत सारे प्रकार से काम चल रहे हैं और ऐसे अभियानों के साथ हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने एक और बड़ा अभियान हाथ में लिया है। वो बड़ा अभियान ये इसी प्रकार का है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर भी और राज्य से लगी सीमाओं पर भी बहुत सारे प्रकार से पहले चुनौतियाँ थी पुलिस के कारण से। जैसे हमने पहले डाकुओं पर अपना वर्तमान का अब दौर ऐसा निकला कि डाकुओं का माहौल समाप्त होकर चंबल से लेकर पूरा अंचल अपराधों से मुक्त हुआ, लेकिन एक बड़ी चुनौती नक्सलाइटियों की थी और ऐसे में लाल सलाम के आधार पर पूरे क्षेत्र में एक सरलता से बहाना रहता था कि ये यहाँ नक्सलवादियों के कारण से हम ये तमाम प्रकार के स्मगलरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने इस अभियान की चुनौती लेते हुए जो डेडलाइन दी थी, वो मुझे इस बात का संतोष भी है और हम सब देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश तो उसमें से था जिसने सबसे पहले इस बड़े अधिकार के साथ अपने विजय अभियान के लिए कदम बढ़ाए और इसी के साथ साथ आज पूरे देश के अंदर आज नक्सलवादियों के सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पुलिस के माध्यम से जो भी आपने वीडियो दिखाया और अपने यहीं के कलाकारों ने अपनी उस प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी पुलिस के अंदर तो ये जज्बा भी है, जोश भी है और आपके साथ जगह जगह मिठाई के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। जब प्रमोशन के आधार पर सारे प्रकार से विभागों के अंदर वर्तमान का जो माहौल बना हुआ है, हमारे लिए पुलिस के अच्छे काम सहित सारे विभागों के कामों के लिए सरकार आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए भी अगर आपका संबल बढ़ाती है तो आपके माध्यम से भी ऐसे संस्कार युक्त नए सामाजिक अभियानों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सच में नशे का कोई भी प्रकार अंततः परिवार को नष्ट करता है, व्यक्ति को भी नष्ट करता है और नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज
सब प्रकार की चुनौतियों से निकलते हुए अंततः भारी कष्ट में फंसता है। मैं आज के इस अवसर पर मैं उस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच। लेकिन पहले कहावत कही जाती थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को बिगाड़ना तो उसको नशे की लत लगा दो या जुए की लत लगा दो, दोनों में से किसी भी लत में लगा कि परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक जागृति की आवश्यकता भी है। ये बात सही है कि स्मगलर के अलावा इनके समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए आप अपने विभाग के माध्यम से भी सक्षम हैं। हम समेकित रूप से अन्य राज्यों से भी हम तालमेल करा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने तो इसके लिए भी हमारे लिए अंतिम समय सीमा दी है कि 2029 तक वो पूरे देश से नशा मुक्त का इस अभियान के माध्यम से हमारे बड़े संकल्प की पूर्ति कराना चाहते हैं। ऐसे में हम भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए समाज के अंदर सभी प्रकार की जागृति के लिए, और अब तो कितना प्रकार से इस पे काम चल रहा है, स्कूल शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, सभी प्रकार की हेल्पलाइनों के माध्यम से हर एक प्रकार से, और जो नशा किसी कारण से कोई भी कारण से जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया तो उसका पुनर्वास कराने का भी अभियान सरकार के माध्यम से भी चल रहा है और समाज के माध्यम से भी चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने धार्मिक शहरों में 19 नगर में नशाबंदी, शराबबंदी और तमाम प्रकार के नशों से मुक्त करने का अभियान का कदम बढ़ाया। और इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मुझे जय गुरुदेव से लगा करके सभी संस्थाओं में जाने का मौका मिला है। गायत्री परिवार से लेकर के सच में ये केवल कानून से बंद नहीं हो सकते, हमको सभी प्रकार के उपाय करने की जरूरत है, मनस्थिति बनाने की जरूरत भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब यहाँ मैं आपके साथ इसमें शामिल हो रहा हूँ तो सच में हमारे लिए ये वर्तमान का समय अंधकार से दूर करते हुए, विनाश से बचाते हुए और आखिरी में तबाही की तरफ ले जाने का वाला जो मार्ग है, ये हर प्रकार का नशा ही है। निश्चित रूप से हम इससे मुकाबला करने के लिए ऐसे अभियान भी चलाएं और अभियान के साथ साथ पूरे वर्ष इस पे ध्यान दें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस अभियान के लिए, हमारे डीजी साहब यहाँ नहीं हैं, उनके अपने परिवार में निजी दुख आया है, हम उसमें भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बड़े अभियान के लिए मैं स्वयं भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पुलिस का ये अभियान निश्चित रूप से हम अगर अच्छे मन से बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे राज्य के अंदर तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच हमने फ्री हैंड दिया है। हर प्रकार के नशे से निपटने के लिए जो बन सकता है सरकार वो सब करने के लिए तैयार है। उसके लिए आखिरकार अंदर की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में मैं अपनी ओर से पुलिस और प्रशासन के साथ सारे अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़ें और गर्मी से पेश आएं, इसी भाव के आधार पर इस अभियान के लिए शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है वो जन जागरूकता और आपके सबके समर्थन के आधार पर निश्चित रूप से हम सफल सिद्ध होंगे। इसी भावना के आधार पर हमने स्कूल में और कॉलेज के अंदर भी इसके अलग अलग कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसके आधार पर ये सतत जागृति का अभियान भी चलेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे अभियान के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे भाव और स्वभाव के साथ हमारे संकल्प की समृद्धि के बलबूते पर हमारे उद्देश्य की अभिष्टि प्राप्त होगी। ये शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोले प्रेम से भारत माता की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में नवनिर्मित अत्याधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का भव्य लोकार्पण किया गया।
इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे, जिन्होंने रिबन काटकर और पट्टिका का अनावरण कर इस अत्याधुनिक दीर्घा को जनता और विद्यार्थियों को समर्पित किया। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये गैलरी मध्य प्रदेश के युवाओं और बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। हमारे देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनकी पूरी कहानी इस दीर्घा के माध्यम से भावी पीढ़ी के सामने बेहद सजीव तरीके से प्रस्तुत की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये अत्याधुनिक दीर्घा मध्य प्रदेश में विज्ञान आधारित पर्यटन, विज्ञान संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार के इकोसिस्टम को बेहद मजबूत बनाएगी। रीजनल साइंस सेंटर में, इस रीजनल साइंस सेंटर के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी और एनसीएसएम तीनों के लिए आज का दिन निश्चित रूप से एक विशिष्ट दिन है, जब भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। इस अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा में जहां अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़े हुए विषय, अंतरिक्ष का अब तक का प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अब तक की अंतरिक्ष के क्षेत्र में मानव ने जो उपलब्धियां प्राप्त की, उसकी पूरी यात्रा का वर्णन, और उसके साथ साथ में वर्तमान में भारत और मध्य प्रदेश दोनों अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, इन सब को पूरे विस्तार के साथ में यहाँ दिखाया गया है। न केवल दिखाया गया है, अभी तो इंटरैक्टिव तरीके से युवा विद्यार्थी यहाँ आकर के इस विषय की गहराई को समझ सकें, जान सकें, और उसके बाद में उनके मन में इससे जुड़े हुए अनेक प्रश्न पैदा हो सकें। एक इनोवेटिव थिंकिंग, एक एक्सप्लोरेशन की थिंकिंग जो है वो इनकलकेट करने के दृष्टिकोण से ये अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पेस एक्सप्लोरेशन आज के समय में दुनिया के एक हाई वैल्यू कमोडिटी जो है विज्ञान में से है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस क्षेत्र को पब्लिक के लिए ओपन किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, उसके बाद में इसमें बहुत तेज उछाल भारत ने दर्ज की है। और मुझे जान करके आज निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश ने अपनी स्पेस पॉलिसी बनाई, और ये अन्वेषण दीर्घा एक्सप्लोरेशन हॉल बनने के बाद में निश्चित ही मध्य प्रदेश की ये जो मध्य प्रदेश की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस तरह के युवा मन को खड़ा करने के लिए, इस तरह के युवा इंजीनियर्स को खड़ा करने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान इस गैलरी का होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ, इसकी इस इनोवेटिव सोच के लिए बधाई देता हूँ। और इनके साथ साथ में क्योंकि इस हॉल का निर्माण जो है वो जिला प्रशासन की अपनी निधि से हुआ है। ये अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जिला प्रशासन ने अपने शहर के युवा साथियों के लिए, प्रदेश के युवाओं के मन में इस तरह के विचार, इस तरह की ज्ञान के जो है संपादित करने के दृष्टिकोण से ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय लिया है। मैं जिला प्रशासन को भी और उनके मार्गदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एनसीएसएम, जिसे देश भर में इस तरह की गैलरीज बनाई है, पिछले वर्षों में जिस तरह की सिद्धहस्तता, प्रवीणता उन्होंने इस क्षेत्र में प्राप्त की है, और उनके बनाई हुई गैलरीज को जिस तरह से पूरे विश्व भर में रिकॉग्निशन मिल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच के अनुरूप है। और मैं मानता हूँ कि इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उसकी दिशा में भी और हमारी नई शिक्षा नीति को परिपूरित करने की दिशा में भी ये गैलरी महत्वपूर्ण कदम होगी। मैं अपनी ओर से माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी का
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल के इस अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के शुभारंभ के अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से उन्हें एक एक चीज़ों के प्रति अपनी जिज्ञासा भी और मार्गदर्शन करने का काम किया है, मैं एक बार फिर उनका आभार भी मानता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे अलग अलग सभी क्षेत्रों में सभी विभागों ने जो काम करने का क्रम प्रारंभ किया, मुझे इस बात का संतोष भी और प्रसन्नता है। हमारे आगामी भविष्य की दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत ने अपने कदम बढ़ाए, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर सभी क्षेत्रों में, और माननीय मंत्री जी ने लगातार इस बातों को प्रोत्साहन दिया, मैं उनका भी आभार मानता हूँ। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, भोपाल के सभी बासिंदे, यहाँ से संस्थान से जुड़े हुए और संस्थान के इस पूरे अभियान में जिला प्रशासन के साथ कम खर्च में अधिकतम जानकारी के साथ अपने विश्व स्तरीय अलग अलग प्रकार की कृतियों के आधार पर बच्चों की जिज्ञासा का समाधान भी करना और लगातार इन कामों के बलबूते पर भोपाल और प्रदेश की गरिमा गौरव बढ़ाने का काम आपने किया है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका उत्साहवर्धन हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।